Hello बच्चों, today we will discuss about projectile motion 2. Projectile motion 1 is complete. In the last lecture, उस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड द लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल। बहुत सारी चीज, मूविंग कार्ड के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज हमने दिया था। तो प्रोजेक्टाइल में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के बारे में हमने बताया था कि ये जो प्रोजेक्टाइल होता है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है। अच्छा, सारे प्रोजेक्टाइल जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्सिबल माना गया, लेकिन आगे हम क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे कि जहां पर एयर भी एग्जिस्ट करती है, टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट पर क्या फर्क पड़ता है, ये हम लोगों को आगे कंप्लीट करना है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकेंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हमने ये फिगर जैसे बनाया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, then the motion of this object under gravity is called projectile motion। यही तो कंडीशन थी कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसी होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा, फिर हमने कहा कि इस वेलोसिटी u के हम जानते हैं किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस और एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। ये मान लो u है, तो u का जो कंपोनेंट थीटा की तरफ होगा उसको कहते हैं ux, दैट इज u cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है थीटा के ऑपोजिट वाला जो कंपोनेंट होगा उसको कहते हैं u sin थीटा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके थे। ठीक, वेक्टर चैप्टर पढ़ा तो उसमें ये चीज है, मैंने पढ़ा रखा है, उस लेक्चर को भी हम एक बार अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। खैर, इस u के ये कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin थीटा। अब टाइम टेकन बाय दिस प्रोजेक्टाइल इन द होल जर्नी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम जो उसको हवा में जब तक रहा वो जो लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। And in this projectile, the horizontal distance covered by this projectile is called range of projectile, and the maximum height covered by this projectile is called height of projectile। ये तीन बेसिक हमारे फॉर्मूले आते हैं, बेसिक चीजें हैं ये कि रेंज कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट, और यहाँ हवा में जब तक रहा उस दौरान जितना टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हमने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमारा ये था वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल ये। अब हम आगे बढ़े किसी टाइम पर, मान लो ये प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट जो है वो P पॉइंट पर है, तो आप कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो, मान लो ये P पॉइंट मान लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम देखें तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इन द प्रोजेक्टाइल मोशन each and every point on the projectile motion the horizontal component of velocity will constant। पूरे पाथ के किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा जीरो मिलेगा। ठीक है, वर्टिकल चूंकि जीरो मिलेगा क्योंकि यार हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। अब हमने देखा वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल इतना वेक्टर था, चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस पर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कम। यहाँ इतना बड़ा वेक्टर, यहाँ छोटा हो गया, और ऊपर गए यहाँ और छोटा हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पर आए तो वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर कैसा हो गया, जीरो हो गया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा कि जितना टाइम उसको लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट तक लगेगा उतना ही टाइम इसको हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट तक आने में लगेगा।
अच्छा, उसके बाद सिमेट्री, अगर इसमें हम बीच में मिरर लगा दें तो जैसा ये पाथ बना होगा उतना ही पाथ वैसा सेम, यानी ये जो ट्रेजेक्टरी जो बनी है, जो पाथ बना है, जो पार्टिकल कवर करता है, उसकी ट्रेजेक्टरी हाफ जैसी होगी, उसके बाद नेक्स्ट हाफ भी बिल्कुल वैसी होगी, यानी मिरर इमेज मान सकते हैं। ठीक, अब हमने कहा कि भाई हमको तो लोएस्ट पॉइंट यानी ओरिजिन से हाइट पर जाने में क्या निकालना है, टाइम निकालना है। इसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। हाईएस्ट से लोएस्ट पर आएगा तो टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा, दोनों सेम होते हैं क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। चलो भाई, टाइम ऑफ एसेंट हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। जब भी कभी हम लोग मोशन को लिखते हैं तो हम ये करते हैं कि एक तरफ तो हम एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे और एक तरफ जो मोशन होगा वो वाई एक्सिस वाला लिखेंगे। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर आप कहते हैं इनिशियल है फाइनल, वो तो सेम ही रहेगी। यहां पर इनिशियल कितनी है भैया, यू वाई है। ठीक, फाइनल वेलोसिटी यहां पर यू एक्स है फाइनल, यहां पर भी यहां फाइनल, और यहां पर कैसी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट पर आप कह देंगे जीरो, यहां पर वो तो एज इट इज रहेगी। फाइनल यहां पर भी हमारा कैसा रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा जब भी इस डायरेक्शन में मोशन होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सीलरेशन है ही नहीं। और जब भी इस डायरेक्शन में मोशन होगा वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नीचे है, तो नीचे है तो ऊपर वाली वेलोसिटी को कम करेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे है, फोर्स तो नीचे लग रहा, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। तो मैंने कहा कि यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे फॉर टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, हमने कहा कि v इक्वल फ्रॉम v इक्वल u प्लस ए टी। v अब वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो v फाइनल कैसा है जीरो, इनिशियल कैसा है यू वाई, जिसे हम लोग कहते हैं u साइन थीटा यानी यू वाई, और माइनस चूंकि मोशन v ये है, g नीचे है तो माइनस लेंगे, वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्सीलरेशन होता है तो माइनस। ठीक है, क्या ए की प्लेस पर जी, ग्रेविटेशनल, ये टाइम ऑफ एसेंट। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर मैं यहां इसको लेकर आया पॉजिटिव, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल सफिक्स में लिखा है u साइन थीटा, टी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल हो जाएगा हमारा u साइन थीटा अपॉन g। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, अरे जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा। टोटल टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों का सम कर दो तो टोटल टाइम निकल आएगा। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इनकी वैल्यू जब आप रखोगे तो बराबर है दोनों, एक की वैल्यू निकाल चुके u साइन थीटा अपॉन जी, इसको भी लिखेंगे u साइन थीटा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, ये अलग अलग हमने इसलिए लिख दिया, कहीं अगर यहां पर आपको एक्सीलरेशन मिल जाए हॉरिजॉन्टल में तो दोनों में इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, बाकी कोई क्वेश्चन टफ नहीं होगा। तो ये तो हमने निकाल लिया। चलो भाई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन थीटा, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी टाइम ऑफ फ्लाइट भी उतना ज्यादा लगेगा। खैर, दूसरी चीज आती है, सेकेंड पॉइंट आता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, चलो भाई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हम कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, यू वाई जानते हैं हम लोग। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, चलो इस हाइट को हमको निकालना, क्योंकि ये तो वर्टिकल की बात हो रही है, तो हमने पढ़ा है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लोगों ने पढ़ा होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल की बात हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई जीरो, इनिशियल हो गई u y,
माइनस क्यों लगा है, वेलोसिटी ऊपर थी, एक्सीलरेशन नीचे, तो -2 ए के प्लेस पर चूंकि यहाँ जी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा भाई, एच के इक्वल जो ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है यानी तो एच, तो एच निकल कर आ जाएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। लो भाई यहाँ पर एच की वैल्यू लिखना चाहे तो यू वाई का मतलब यू साइन थीटा भी लिखा था मैंने, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गई। तीसरी चीज हमारी आती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये बेसिक है, हम लोग उसमें बोर्ड में पढ़ते हैं। चलो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, देख लो भाई रेंज कैसे निकालते हैं। फिर हमने कहा कि जो ये डिस्टेंस कवर्ड होती है पार्टिकल द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये इसे रेंज बोलते हैं। अब हमने कहा रेंज माने डिस्टेंस इज इक्वल यूटी यानी यूएक्स इंटू टी, मतलब यहां से यहां तक टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, ठीक, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखोगे तो हाफ एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते डिस्टेंस इज इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम, आर इज इक्वल यू एक्स, टी की जगह 2u(y) अपॉन जी, तो एक फॉर्मूला हो गया 2u(x) u(y) अपॉन जी, ये तो रेंज हो गया। उसके बाद फिर रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 u की जगह u cos थीटा और uy की जगह u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, r इज इक्वल u का u में मल्टीप्लाई किया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा अपॉन g। लो भाई, तो बेसिक चीजें हम लोगों ने पता की, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये एक फॉर्मूला, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट को भी लिख सकते हैं 2u(y) अपॉन g, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 2u(y) इज u sin थीटा। चलो भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, जिसको नोट करना वो नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज कर लो और नोट भी कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे कंपटीशन की तरफ। ये तो बेसिक हमें मालूम हो गया, हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने कहा चलो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं फेंकूं, तो मैं अगर फेंकना चाहता हूं तो मेरे हाथों में ताकत, मेरे हाथ में एनर्जी तो लिमिटेड है, मैं मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी से फेंक सकता हूँ, इतनी एनर्जी दे सकता हूँ, ठीक। तो अब कई सारे लड़के हैं जो मेरी ही ताकत के ही है, जिनमें मेरी ही इतनी एनर्जी है, तो वो लोग फेंकना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा दूर, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब कवर होगी। तो रेंज की बात अगर हम करेंगे तो r इज इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो होता है r इज इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हमने कहा u, मेरे पास जो एनर्जी मैं उतनी दे सकता हूँ, मैक्सिमम अपनी वेलोसिटी जितनी हो सकती, g कांस्टेंट, तो r डिपेंड्स ओनली ऑन थीटा, थीटा पर ये r डिपेंड कर रहा है, तो थीटा कितना हो, तो हमने कहा साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1, तभी तो मैक्सिमम, साइन की वैल्यू 1 ही होती मैक्सिमम, बाकी तो सारी वैल्यूज उससे छोटी होती। तो हमने कहा साइन 2 थीटा किसमें वैल्यू होती, साइन 2 थीटा इक्वल साइन 90, 2 थीटा इज इक्वल 90, थीटा इज इक्वल 45। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। अभी ये किसकी बात हो रही, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, यानी सेम लेवल का प्रोजेक्टाइल, ठीक है। थीटा इज इक्वल 45 हो गया, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कैसा होगा, 45। अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं, तो 45 एंगल पर कह रहे जब मैक्सिमम रेंज होती है उस दौरान टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एट
थीटा इज इक्वल 45, आर इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम है कितना, जरा रख के देखिए, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 इंटू 45, ये तो हो गया साइन 91, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। लो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो और अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, सेकेंड, ये तो मान लो फर्स्ट, सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट हमने देखा कितना, u 2u साइन 45 अपॉन जी, 2u साइन 45, 2u साइन थीटा अपॉन जी, थीटा की जगह 45 लिख दो, साइन 2 थीटा की 2u साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 इंटू जी, तो रूट टू कैंसिल, तो ये टी हो गया अंडर रूट 2, ये दो बार लिख सकते हैं रूट टू, एक रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो u अपॉन जी। लो भाई टी आ गया हमारा, क्या प्रॉब्लम है, रेंज हो गया, टी हो गया, हाइट देख लो भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माने 45 अपॉन 2g, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये मालूम है, साइन 45 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर लगा हुआ 1/2 होती है, तो 1/2 बनेगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 4g। अरे टी आ गया, रेंज आ गई। फिर मैंने देखा कि इस h के फॉर्मूले में यू, ये h लिखा हुआ है, इसके फॉर्मूले में लिखा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू में अपॉन में 4। मैंने कहा यार यू स्क्वायर अपॉन जी को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर मैक्सिमम। तो एक रिलेशन ये आया, h इज इक्वल आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब वो कहेगा कि जब, या फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम हो जाती है, तब आपको हाइट बताना, तो आप एक लाइन में बोलोगे मैक्सिमम रेंज का 1/4 टाइम इज द हाइट। मान लो कि अगर ये 100 होती तो हाइट आपको बिना कुछ u और थीटा दिए हुए, ना आपको u दिया ना आपको थीटा दिया, कुछ नहीं दिया, केवल आपको मैक्सिमम रेंज कहा गया, तो हमें मालूम है उसकी हाइट, अगर ये 100 है तो ये 25 होगा, उस डिस्टेंस का 1/4। पहला क्वेश्चन आपका ये बना, केवल आपको दिया फॉर मैक्सिमम रेंज एट व्हाट वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, फॉर मैक्सिमम रेंज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का 1/4 होता है क्या, h। लो भाई एक क्वेश्चन हमारा ये बन गया। यार मैक्सिमम याद रखना, टी याद रखना, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने ये बेसिक चीजें भी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, गौर से समझना, इंपॉर्टेंट, अब कॉम्पिटिटिव शुरू हो गया, ये मानिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, कोई ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया ये, अब ये ऑब्जेक्ट को मैंने किसी भी वेलोसिटी से मैंने फेंका, अगर 45 पर फेंका है तो कहीं यहाँ गिरेगा, यानी मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। अच्छा, दूसरा, एक हमने ऑब्जेक्ट और फेंका तो वो मान लो यहाँ गिरा करके, या फिर इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, एक और मैंने प्रोजेक्ट किया वो यहाँ गिरा करके, कोई दिक्कत नहीं, रेंज अभी मैक्सिमम है। एक अगर मैंने 30 पर फेंक दिया, मान लो कि ये वाला मैक्सिमम रेंज तो 45 पर है, ये वाला अगर छोटा वाला जो पाथ बन रहा है तो वो 30 पर है, तो दूसरा भी हमारा कितना होगा, 90 - 30। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। यानी एक एंगल, एक ही डिस्टेंस दो एंगल पर होती है। कब, ये वाला 45 छोड़ करके जितने भी हैं, अगर एक को मैंने 10 से प्रोजेक्ट किया, जितनी दूरी पर आ रहा है, उतना ही अगर हम 80 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे, वहीं पर आकर के गिरेगा। क्या बात,
अगर एक को मैंने 30 पर प्रोजेक्ट किया, दूसरा 90 माइनस 30 बचा कितना 60। अगर मैं 60 पर प्रोजेक्ट करूं तब भी दोनों सेम रेंज कवर करेंगे, जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं। एक तो 30 है और दूसरा वाला 60 है, दोनों के लिए रेंज सेम। आप देख लो, आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर मैं कह दूं R1 एट 30 डिग्री, तो आप कह देंगे यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 अपॉन जी। ये वैल्यू साइन 60 हो गया, तो साइन 60 की वैल्यू हम सब जानते हैं कितना होता है, साइन 60 यू स्क्वायर अपॉन जी। साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2। लो भाई ठीक है। उसके बाद अब हमने लिखा कि एट 30 नहीं कि 60 वाले पर देख लो, तो आप कहेंगे R2 इज इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई जी। तो ये कितना बनेगा, ये भी बनेगा √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। यानी दोनों सेम। अगर θ1 इक्वल थीटा और θ2 इक्वल 90 माइनस थीटा, देन R1 इज ऑलवेज इक्वल टू R2। क्वेश्चन मेरा ये नहीं था, तो बेसिक हम सब जानते हैं कि अगर थीटा पर फेंका, प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है, वो दूसरा 90 माइनस थीटा पर फेंका, जरूरी नहीं कि यार ये तीसरी 60 डिग्री हो, कुछ भी हो। एक अगर मैंने 1 डिग्री से फेंका तो दूसरा हमारा 89 डिग्री से होगा, दोनों के लिए रेंज सेम, कोई दिक्कत नहीं। इसे मैंने रब किया। इस एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल और होते हैं, करेक्ट, और दो कौन से एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री जिससे रेंज सेम होती है, तो एक होगा आपका α1 या फिर θ1 अल्फा प्लस 45 और दूसरा होगा हमारा अल्फा माइनस 45। दो एंगल, एक अगर थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा अगर अल्फा प्लस ये कह दे और θ2 अल्फा माइनस ये कह दे, तो ये भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कैसे, देख लो जरा। R1 की जगह मैंने लिखा 2ux uy अपॉन जी, तो ये फॉर्मूला होता है, हम सब जानते हैं। 2ux की जगह u साइन u कॉस अल्फा प्लस 45, ऐसा कर लो। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते, डायरेक्ट वही फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हारे लिए दिक्कत दे जाएगी। यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस अल्फा, एक तो ये अपॉन जी, इसे R1 का। R1 इज इक्वल यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई है, साइन 90 प्लस ये 2 अल्फा, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कितना, कॉस थीटा, और पॉजिटिव रहता है, क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है 90 प्लस, तीसरे क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, साइन कॉसेक पॉजिटिव रहती है, मैथमेटिक्स में है, अपॉन जी। लो भाई R1 तो ये आ गया। अच्छा, R2 देखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस अल्फा, तो आप कहेंगे अपॉन जी, तो ये हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 अल्फा, तो साइन 90 माइनस 2 अल्फा तो होता है कॉस 90 वाले में तो फॉर्म चेंज हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। लो भाई R2 R1 R2 बोथ आर सेम फॉर एंगल दिस, यानी अल्फा प्लस 45 एंड एंगल दिस अल्फा माइनस 45। तो आप कहेंगे मुझे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिले, एक θ1 यानी अल्फा प्लस 45, दूसरा अल्फा माइनस 45, एक θ1 इक्वल थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। चलो, इन दोनों पर रेंज इक्वल होती है, ठीक। एक बात, अब एक क्वेश्चन इसमें देख लो जरा, ठीक। लो, मैंने कहा कोई एक रोड है या कोई एक खाई है ये, अब हम यहां पर खड़े हैं और एक पत्थर को इसके पार फेंकना चाहते हैं। कहां फेंकना चाहते हैं, इसको क्रॉस करना चाहते हैं, कितने एंगल पर फेंकें। अच्छा,
अच्छा, जब हम पत्थर को फेंकते हैं किसी एंगल पर विद इनिशियल वेलोसिटी, मान लो कोई एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा होगा, अगर मैं 45 पर एट 45, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है d, तो आप कह रहे हैं एट 45 जो r बनती है वो r जो होगी वो d से ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? d से ज्यादा होगी r 45 पर। अच्छा, तो कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे यार, इसको पार कर जाए, ज्यादा दूर न गिरे, बस यहाँ पड़े आकर। तो फिर मैंने कहा चलो भाई ये भी चीज देख लेते हैं। तो मैंने कहा एंगल का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे अगर एक थीटा है, यहाँ पर थीटा से प्रोजेक्ट किया, और दूसरा और मान लो कि ये 15 से प्रोजेक्ट करने पर ये आ रहा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा वन, इफ थीटा वन इज इक्वल 15, तो थीटा टू इक्वल कितना, 19 माइनस 15, यानी 75 डिग्री। यानी कि आप कह सकते सर अगर ये 15 डिग्री पर ये क्रॉस करता है तो दूसरा उसका एंगल 75 पर भी क्रॉस करेगा। अब अगर 70 है, 15 से कम एंगल होगा तो ये पीछे गिरेगा, और 75 से ज्यादा एंगल 80 होगा तो ये भी अभी नीचे गिरेगा, पीछे। तो यहां पर वो कह देता है वो एंगल की रेंज बताओ जिससे ये इस नदी को पार कर ले, जितने एंगल पर वो नदी को पार कर ले और उनसे अदर एंगल जो है उस पर नदी को पार ना कर पाए। नदी हो, कोई रोड हो, कोई टनल, बड़ा सा कोई खाई हो, कुछ भी हो, तो आप कहेंगे थीटा विल बी 15 से ज्यादा होना चाहिए या 15 हो, ठीक। दूसरा 75 से कम होना चाहिए या फिर 75 हो। नहीं आया समझ में? थीटा विल, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट 45 पर तो बहुत दूर गिरेगा, बट मुझे उतनी एनर्जी देना, क्यों मैं एनर्जी बर्बाद करूं कि मैं इसको क्रॉस कर जाऊं। तो इसको क्रॉस करने के लिए आप एक एंगल वो निकालें जिस पर क्रॉस हो रहा है, तो दूसरा 90 माइनस एंगल करोगे ये, इसका मतलब 75 और 15 के बीच वाले जितने एंगल होंगे वो सारे के सारे बाहर उसको प्रोजेक्ट करेगा या पार कर देगा। लेकिन अगर आप कह दें 15 से कम है तो नदी में या खाई में गिर जाएगा, ये 75 से ज्यादा है तो भी खाई में गिर जाएगा। तो एक एंगल की रेंज जो है 15 और 75 के बीच में होनी चाहिए। बात समझ आ गई? इसको हमें मैक्सिमाइज करने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए कौन कौन से एंगल चाहिए, एंगल इनके बीच 60 हो, हाँ क्रॉस कर जाए। कभी क्या देता 60 एंगल पर क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, तो आप कहते भाई इनके बीच में है, इनके बीच लाई करेंगे, जितने भी एंगल उन सब में क्रॉस करेगा, वरना ये क्रॉस नहीं करेगा। 15 से कम, 75 से अबव पर ये खाई वाई में गिर जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी चीज एट कॉम्प्लीमेंट्री, इसी में हम लोग ये कह देते एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां पर आपने कहा कि अगर मुझे रेंज बहुत ज्यादा कवर करनी है तो आपको वेलोसिटी आपके पास जितनी है तो आप रेंज मैक्सिमम कर लेंगे, एंगल कितना 45। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस दिखाया, ठीक, एक्स और वाई एक्सिस दिखाया। अब मान लो कि मुझे एक ऐसी मैंने मिसाइल बनाई, एक ऐसी मिसाइल बनाई जिसको मान लो मुझे चाइना में या किसी और देश में डालना, मान लो मुझे डालना है 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस, 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, यानी डिस्टेंस इज फिक्स्ड, फिक्स हो गई, और एंगल 45 वो भी फिक्स ही है क्योंकि मैक्सिमम हमें 1000 पर डालना। तो अब आप कहेंगे मिनिमम एनर्जी कितनी दें उसको, तो मेरे पास कोई ये बैरल बना हुआ है या कोई कैनन बना, कैनन मतलब तो बना, इसलिए हमें गोला डालना हो या कोई मिसाइल को फायर करना हो तो क्या करेंगे, जरा देखो भाई, इसको वेलोसिटी दिया मैंने u, कह रही है u कितना,
ये u कितना होना चाहिए। तो मैंने कहा ये एंगल तो 45 मैक्सिमम हमें ये डालना, ये रेंज कितनी है r है, r यानी इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। तो ये मुझे पहले से ही एनर्जी देना होती, जैसे मैंने कई सारी तोप बना रखी, मैंने कई सारी मिसाइल बना रखी, मुझे 500 किलोमीटर की दूरी पर डालना, तो मुझे पता है कि इसको इतनी एनर्जी दो और ये जाकर के 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही गिरेगी जाकर के। अच्छा, तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी वैल्यू, तो आप कहेंगे कि इस u को मिनिमम करने के लिए r तो है ही, r तो हमारा मैक्सिमम है, कोई दिक्कत नहीं, u² g तो फार्मूला होता है। मान लो ये डिस्टेंस हमारे पास d है, तो इस r मैक्सिमम को ही हम d बोलेंगे। तो अब आप कहें d इंटू जी है, g इंटू डी इक्वल u मिनिमम, जो भी हम दे रहे हैं तो u मिनिमम बनकर आएगा आपका कितना, √g/d। लो भाई ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ये होना चाहिए, माने g पता है। और अगर आपको 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कोई मिसाइल को फेंकना, आप ये फॉर्मूला लगाओ, पता चल जाएगा कि इतनी वेलोसिटी से आपको फेंकना, वहीं पर जाकर के गिरेगा। नहीं समझ आया? 45 डिग्री एंगल पर और डी डिस्टेंस, दो चीजें नॉन है, हमारे पास तोप है, हमारे पास कोई मिसाइल है। अब मैं 45 लियो, ठीक, 45 एंगल मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 1000 की रेंज पर, मुझे 2000 की रेंज पर डालना है, तो मैं कहूंगा ये मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला जी और डी, 2000 का मल्टीप्लाई करो जितना भी आ जाए। अब हमें इसको वेलोसिटी उतनी देनी है। वेलोसिटी उतनी कैसे दी, हमें काइनेटिक एनर्जी पता, हाफ mv², जो हमको v पता, हमें v निकालना 2k/m, इसे मास, उस शेल का मास पता कर लो, एनर्जी दे रहे वो तो मालूम नहीं होगा, तो v पता चल जाएगा। तो इसलिए किसी भी फिक्स टारगेट पर कोई चीज को प्रोजेक्ट करना हो तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होना चाहिए, u मिनिमम विल बिकम √gd। ये मिसाइलें जितनी बनाई जाती हैं इस फॉर्मूले का ये लोग यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ये आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे उसने कहा कि एक एंगल है θ1, एक एंगल है θ1 इक्वल थीटा, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 - θ, रेंज दोनों में बराबर होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t1 अगर लिखना चाहे तो 2u sin θ1/g, t2 दूसरे के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना चाहे 2u sin θ1 की जगह थीटा, sin θ2 की जगह 90 - θ/g, तो t2 इज इक्वल होगा बेटा 2u sin 90 - θ cos θ/g। अब हमने कहा इनमें कोई रिलेशन बन रहा है। एक तो इक्वेशन ये है, बताएंगे न्यूमेरिकल कैसे नीट या जेईई में पूछेंगे। t1 t2 पर अगर मैं प्रोडक्ट ले लूं तो कुछ हमें नया मिलेगा। लो भाई ले लो, क्या नया मिला, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे बना 4, या 2 × 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। u का u में मल्टीप्लाई करोगे बनेगा u², साइन और कॉस थीटा ऐसे ही लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g का g में मल्टीप्लाई g² या g × g, एक ही बात। माने यार t1 t2 प्रोडक्ट लिया, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, u का u में u² 2 × 4 sin थीटा cos थीटा g × g। चलो भाई मैंने कहा t1 t2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर है, इसको लिखेंगे u² sin 2 sin थीटा cos थीटा को हम पढ़ते हैं sin 2 थीटा, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या हुआ sin 2 थीटा, u का मतलब u² लिखा ही है, अपॉन g × g। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, तो आपका फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट 2r/g। इसका मतलब ये हुआ दो टाइम ऑफ फ्लाइट दिए जाए, दो टाइम ऑफ फ्लाइट दिए जाए, वो कहते भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज बताओ, तो प्रोडक्ट निकाला। अब आपको u और थीटा नहीं दिया गया, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये पता है कि दो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दिए गए,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर एक T1 और दूसरा T2 करे एट व्हाट वैल्यू ऑफ द रेंज, तो दोनों एंगल पर रेंज तो सेम है, तो रेंज निकाल लेंगे R इक्वल T1 T2 G/2, दिस इज कॉल्ड रेंज। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और रेंज निकालो, केवल आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया होगा। अच्छा कभी वो कह देता चलो भाई दूसरा सेकेंड पॉइंट T1/T2 अगर कह दे तो आप कहेंगे भाई T1 ये है, T2 ये है, 2u/g कैंसिल हुआ, बचा कितना, अरे भैया tan थीटा बचा sin/cos, तो आपको एक और फॉर्मूला मिल गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर टाइम ऑफ फ्लाइट दो दे रखी है, एक का मान लो 4, एक का मान लो 6, तो यहाँ पर 4 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो। थीटा तो कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, लो भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से आ जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से आ जाएगा, T1 और T2 हमको मालूम है। लोग क्या दिक्कत है, एक रिलेशन आपके दो बन गए, T1 T2 गिवन, R बताइए, T1 T2 गिवन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपसे कह दिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पता आपको, रेंज भी पता आपको, तो आपसे कह दिया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तब आप कहेंगे भाई इनिशियल वेलोसिटी अभी निकाल लें। रेंज का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इसका मतलब थीटा तो यहां से पता ही चल गया, R की वैल्यू हमको मालूम है यहाँ से, ठीक, केवल T1 T2 दिया था, u पूछा जाएगा तो u आप कह देंगे भाई निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन साइन 2 थीटा। लो एक न्यूमेरिकल ये कंप्लीट। हमको केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए दो, उनमें T1 T2 दिए, सॉरी एंगल नहीं दिए, हमको T1 T2 दिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, R निकाला, इससे थीटा निकाला। अब u निकाल सकते हैं, इस पूरे प्रोजेक्टाइल में u और थीटा पता चल जाए तो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक। हाइट भी पूछ सकता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, लो भाई हाइट निकाल लो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u पता चल गया, थीटा मालूम है, तो जी भी रख दो यार, हाइट भी आ गई, ठीक। आपको u और थीटा ना भी दिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे तो आप इन फॉर्मूलों से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर हाइट की अगर बात कर लेता, हाइट की बात कर लेता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर क्या होता, अरे भाई एक तो हमारा h1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल थीटा 1 या थीटा 1 इक्वल थीटा, और एट थीटा 2 इक्वल 90 माइनस थीटा, दूसरा ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, ये h2 है, क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। हमने कहा कि यार इनके प्रोडक्ट ले लिए जाए, u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है तो स्क्वायर लगा हुआ, तो हमने भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिख दिया। फिर मैंने कहा इनमें कोई रिलेशन बनेंगे, हाँ हाँ बनेंगे। अगर मैं h1 h2 कर दूं तब आप कहेंगे यार ये तो बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और उसमें u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू 2g। चलो भाई ये तो इतना लिख दिया, अब इससे कुछ बना सकते हैं, हाँ एक चीज तो मुझे मिल रही है, क्या, u स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा मिला ये, तो मैंने कहा अगर 4 ऊपर आ जाए तो 4 नीचे भी आना चाहिए, क्योंकि 4 में हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं हम भाई, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था ही, साइन कॉस स्क्वायर लगा दिया, ऊपर सबके कर दिया। अच्छा 4 को ऊपर नीचे इसीलिए कहा इसको साइन 2 थीटा बनाना, u स्क्वायर 2 टाइम्स था, ये लिख दिया। अच्छा यहाँ पर 4 इंटू में क्या हो जाएगा, फिर 4 कर दो, 2 2 जा 4, g का स्क्वायर करना, g का स्क्वायर कर दो। यार कोई तो रिलेशन बना है, h1 h2 इक्वल, ये आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, स्पेस स्क्वायर स्पेस स्क्वायर स्पेस स्क्वायर,
होल स्क्वायर कर दिया अपॉन 16, तो ये क्या बना, रेंज। अब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा आर अपॉन 16, आर स्क्वायर अपॉन 16। लो भाई, माने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर अगर आपको H1 H2 दिए हों तो आप रेंज यहां से निकाल सकते हैं। ठीक, रेंज आपको यहां से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक रिलेशन ये प्रोडक्ट किया तो एक डायरेक्ट है ना, यू दिया ना थीटा दिया, अपन को तो ये निकाल लेना। ठीक है, अच्छा दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं, एक और रिलेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, H1 is this and H2 is equal u square sin square theta, मानिए तो cos बनेगा, cos square theta upon 2g। वन इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। चलो भाई कर लो, क्या बनेगा, यू स्क्वायर कैंसिल, 2g कैंसिल, तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल क्या बना, tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, कभी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात ना करे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर हाइट की बात कर ले, तो पिछले में रेंज ऐसे निकालते हैं, H1 इंटू H2 इक्वल आर स्क्वायर अपॉन 16। चलो निकाला है, थीटा किससे निकालेंगे, इससे बेटा थीटा निकल आएगा, H1 H2 रख के tan थीटा, थीटा निकाल लो, दो चीजें आ गई। अब आप H के वैल्यू में थीटा रख दो, आंसर आ गया आपका U निकल आएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्मूले बन जाते हैं प्रोजेक्टाइल के, इन्हें सॉल्व करने में आसानी होती है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं, आसान ही होते हैं। चलो भाई, तो हम लोगों ने सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो होते हैं, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा, दूसरा एक 45 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 45 और दूसरा होता है 45 माइनस अल्फा। चलो दो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर इनके रिलेशन बता दिए T1 T2 में। अगर दिए हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आप कैसे निकालेंगे, आप वो बताया। H1 H2 दिया हो, R कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, दोनों निकालने का तरीका हमें पता चल गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोजेक्टाइल में आगे बढ़ेंगे। एक तो मेरा पेन नहीं चल रहा भाई,